इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है। ये अब तक का कंस्ट्रक्टेड सबसे एक्सपेंसिव सिंगल आइटम है, जिसकी कीमत 2010 में $150 बिलियन थी। 1998 में लॉन्च किया गया ये स्टेशन तब से वहीं है और पिछले 25 सालों से इस पर हमेशा किसी न किसी की मौजूदगी रही है। तो आखिर इतना महंगा ऑब्जेक्ट बनाने के पीछे मकसद क्या है? कैसे आईएसएस खुद ऑक्सीजन और पानी का बंदोबस्त कर लेता है? आईएसएस किसी मीटियोराइट या स्पेस डेब्री से टकराने के खतरे से कैसे निपटता है? और आईएसएस में लोग पृथ्वी के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्टेबल नहीं है और तेजी से घूम रही है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कई सवालों का खुलासा करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप मनुष्यों द्वारा बनाई गई एक एडवांस सुपर स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं और हम पता लगाएंगे कि आईएसएस और इसकी सुपर स्ट्रक्चर सीक्रेट्स हमारी स्पीशीज को दूसरे प्लैनेट्स और उससे आगे की ओर तक पहुंचाने में कैसे मदद करेंगे। सो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लाखों हाईटेक कंपोनेंट से युक्त एक विशाल स्पेस हाउस की तरह है। इसमें 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स हैं, जिसमें रहने के लिए क्वार्टर, स्लीपिंग बेस, एक ऑब्जर्वेशन डेक और 6 साइंस लैब्स हैं, जो सभी एयर टाइट टनल से कनेक्टेड हैं। लेकिन इस स्पेस हाउस को स्पेस तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। ये बेहद भारी है। इसका वजन 300 कार्स के बराबर लगभग 4,19,725 किलोग्राम है। इसे उठाकर एक साथ स्पेस में पहुंचाना असंभव था। इसलिए इंजीनियर्स को इसके अलग अलग टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके भेजना पड़ा और फिर इन्हें स्पेस में असेंबल किया गया, जैसे हम लेगो ब्लॉक्स बिल्ड करते हैं। आईएसएस की शुरुआत सिर्फ 2 मॉड्यूल के साथ हुई थी। एक रशिया द्वारा और दूसरा अमेरिका द्वारा बिल्ड किया गया था। रशियन मॉड्यूल को जारिया के नाम से जाना जाता है और अमेरिकन मॉड्यूल को यूनिटी के नाम से जाना जाता है। पहली उड़ान नवंबर 1998 में शुरू की गई थी। आईएसएस का पहला पार्ट 1998 में ऊपर गया और तब से वहीं है। तो पिछले 25 सालों से स्पेस में हमेशा कोई ना कोई रहता आ रहा है। आईएसएस अब तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। इतना बड़ा कि जब ये ऊपर उड़ता है तो आप इसे दूरबीन से देख सकते हैं। ये इतना विशाल है कि ये एंड टू एंड 356 फीट है, जो एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है। अंदर स्टेशन में रहने और काम करने की जगह 6 बेडरूम वाले घर से भी बड़ी है। लेकिन आईएसएस जितना बड़ा होता जाता है, उतना ही बड़ा एक ऑब्वियस इश्यू भी बनता जाता है, वो है हवा। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेस में सांस लेने के लिए हवा नहीं है। एक अकेला व्यक्ति हर दिन लगभग 11,000 से 15,000 लीटर हवा सांस में लेता है और जहाज पर ऑनबोर्डेड 9 लोगों तक की आपूर्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भ्रमण करते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को रहने के लिए सभी नेसेसरी थिंग्स प्रोवाइड करनी होती है और ब्रीथेबल एयर लिस्ट में पहले नंबर पर है। और आपको इस फैक्ट से भी डील करना होगा कि किसी भी समय में अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होगी कि अर्थ से कुछ मंगाने या जितनी जल्दी हो सके पृथ्वी पर वापस आने के लिए। किसी भी क्राइसिस में रॉकेट द्वारा ऑक्सीजन की इमरजेंसी सप्लाई भेजी जा सकती है। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो स्पेसक्राफ्ट अब 4 घंटे में आईएसएस तक पहुंच सकता है। लेकिन इन सब का एक कीमत चुकानी पड़ती है। हर एक मिशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लगभग $200 मिलियन। ऑक्सीजन को पृथ्वी से लाया तो जा सकता है और उन्हें टैंक्स में स्टोर तो किया जा सकता है, लेकिन अर्थ से स्पेस में चीज़ें सप्लाई करना बहुत महंगा होता है। प्रत्येक किलो वजन के लिए इसकी कीमत लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए है और पानी और ऑक्सीजन लाने के लिए सारा पैसा खर्च करना पैसे की बर्बादी होगी। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखने के लिए आईएसएस को अपनी खुद की हवा बनाने की जरूरत है। प्रत्येक एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने के लिए प्रतिदिन लगभग 0.84 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है और आईएसएस के अंदर एक मशीन इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके पानी से इस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है। तो होता यह है कि आपके पास कुछ पानी है और उस पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फीड करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन बबल्स के रूप में निकलती है, जबकि नेगेटिव पर हाइड्रोजन। हालांकि स्पेस में चीजें अर्थ के कंपैरिजन में अलग तरह से काम करती हैं। ग्रेविटी की गैर मौजूदगी के कारण बबल्स सरफेस पर नहीं उठते और वो एक ही जगह पर टिके रहते हैं। इसलिए पानी से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए आईएसएस में लिक्विड और गैस को घुमाने के लिए एक सेंट्रीफ्यूज सिस्टम को यूज करता है, जिससे डेंसर लिक्विड गैस से अलग हो जाता है
हाइड्रोजन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उसे स्पेस में डंप कर दिया जाता है और ऑक्सीजन का यूज आईएसएस में एयर सप्लाई के लिए किया जाता है। आईएसएस प्रतिदिन 2 से 10 किलो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, जो क्रू के लिए मोर देन एनफ है। स्पेस के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में हवा बनाना आईएसएस के लिए पहली चुनौती है, लेकिन ये हवा बाहर निकलने का खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि वहां अब इतना ज्यादा स्पेस डेब्री है कि वे स्पेस स्टेशन की आउटर वॉल में छेद कर सकते हैं। तो आईएसएस स्पेस डेब्री या मीटियोराइट से टकराने के खतरे से कैसे निपटता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे प्लेनेट के चारों ओर लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही है। इस स्पीड में कोलिजन के परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। वहीं स्पेस डेब्री लगभग 5 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से आपके पास से गुजर रहा है, जो इतनी तेजी से गुजर रहा है कि आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे। तो फिर स्पेस स्टेशन इनसे बचता कैसे है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्पेस डेब्री से भरा है, और काफी सारे स्पेस जंक्स ह्यूमन मेड हैं। नासा ने 5 लाख से भी ज्यादा ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, जो स्पेस स्टेशन के लिए खतरा पैदा कर सकती है। लकीली मोस्ट आइटम्स जो हमें चोट पहुंचाने के लिए काफी बड़ी है, हम उनका पता लगा सकते हैं। लेकिन वहां ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी भी हैं जो इतनी छोटी हैं कि उन्हें अच्छी तरह से ट्रैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन वे नुकसान पहुंचाने के लिए काफी बड़ी हैं। देखा जाए तो आईएसएस पर लगातार बमबारी होती है, मोस्टली छोटे मलबों से होती है, लेकिन वहां पेंट का आधा इंच का टुकड़ा भी 100 किलोमीटर पर आवर पर दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल के बराबर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एक वायबल होम बनाने के लिए आईएसएस को अपनी सारी हवा खोए बिना हिट झेलने की क्षमता होनी चाहिए। आईएसएस की आउटर स्किन में अलग अलग परतें होती हैं। स्पेस स्टेशन की स्किन को विपल शील्ड कहा जाता है। बाहरी दीवार 1 इंच के 1/10 हिस्से से भी कम मोटी एल्यूमिनियम की पतली शीट से बनी है। इसके अलावा वूवन मटेरियल का एक ब्लैंकेट और एल्यूमिनियम की एक और पतली दीवार होती है। आईएसएस को डायरेक्ट हिट से बचाने के लिए ये बहुत नाजुक लग सकता है, लेकिन ये पता चला कि मेटल का एक ठोस टुकड़ा उतनी प्रोटेक्टिव पावर ऑफर नहीं करता है जितना कि अगर आप उस मेटल को बहुत पतली शीट्स में काटते हैं और उन्हें थोड़ा फैलाते हैं। जब किसी हाई स्पीड माइक्रो मीटियोराइट से इंपैक्ट पड़ता है तो ये आईएसएस की आउटर वॉल से टकराता है और नष्ट हो जाता है। कुछ टुकड़े एल्यूमिनियम की फर्स्ट लेयर से होकर गुजरते हैं, जिससे कुछ एनर्जी डिस्पर्स हो जाती है। फिर केवलार और नेक्सटेल की एक लेयर है जो एक सिरेमिक फाइबर है, जो कुछ मेटल से भी ज़्यादा मजबूत हैं। जैसे ही टुकड़े इस ब्लैंकेट से टकराते हैं तो बचा कुचा भी टूट जाता है, क्योंकि उनके पास शील्ड में पेनिट्रेट होने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं होती है। विपुल शील्ड ने 25 सालों से स्पेस स्टेशन को माइक्रोमीटियोराइट से सुरक्षित रखा है, लेकिन ये किसी भी बड़ी चीज के खिलाफ इनफेक्टिव है। अगर कोई बड़ी वस्तु टकराव के लिए रास्ते पर आती है तो एकमात्र ऑप्शन यही है कि पूरे आईएसएस को उसके रास्ते से हटाना होगा। स्पेस कमांड ऑर्बिट में मौजूद अधिकांश स्पेस डेब्री की निगरानी करता है। अगर उन्हें लगता है कि कुछ भी उनके पाथ में आ रहा है तो स्पेस स्टेशन अपनी ऑर्बिट को एडजस्ट कर सकता है, जिसमें छोटे थ्रस्टर्स आईएसएस के ट्रैजेक्टरी को बदल देते हैं। इस तरह वो किसी भी बड़े वस्तु से कोलिजन को अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर यहाँ एक और बात आती है कि इन थ्रस्टर्स को बार बार यूज करना काफी महंगा साबित होता है। अब ये थ्रस्टर्स, आप इन्हें लगभग छोटे रॉकेट की तरह सोच सकते हैं, और ये रॉकेट प्रोपेलेंट्स को यूज कर रहे हैं, और ये प्रोपेलेंट तो लिमिटेड है, और इसकी पूर्ति के लिए वही 3.5 से 4 लाख रुपए प्रति किलो की लागत पर प्रोपेलेंट को पृथ्वी से भेजा जाना है। ये इंजीनियर्स को सबसे बड़ी चुनौती के सामने लाता है कि पृथ्वी पर स्टेशन की डिपेंडेंसी को कैसे कम किया जाए। अगर आईएसएस चलने के लिए थ्रस्टर्स पर निर्भर रहता है तो वह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक समस्या है कि ये हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसे रेगुलरली रीओरिएंट करना पड़ता है, ताकि कपोला, जो एक वर्क एरिया और ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल है, हमेशा पृथ्वी की ओर नीचे की ओर देख सके। थ्रस्टर्स को यूज करना एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें बहुमूल्य प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल होता है। आईएसएस को आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे तरीके की जरूरत है जिसमें प्रोपेलेंट्स का यूज ना हो, लेकिन इसके सेंटर में एक ऐसी चीज छिपी है जिससे इसे प्रोपेलेंट पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आईएसएस को सही ऊंचाई पर और दिशा में ट्रैक पर रखने का समाधान जाइरोस्कोप को यूज करके किया जाता है। विशाल स्पेस लैब के सेंटर में 4 छोटे छोटे बक्से जैसे यूनिट्स हैं। उन्हें कंट्रोल मूवमेंट जाइरोस्कोप्स या CMGs कहा जाता है।
लेकिन वे एक फुटबॉल फील्ड के साइज के एक बीस्ट को कैसे हिला सकते हैं? वेल, ये काफ़ी इजी है। हर एक बॉक्स के अंदर एक घूमता हुआ चक्का है जो 6600 आरपीएम में घूमता है। ये फ्लाईव्हील एंगुलर मूवमेंट क्रिएट करते हैं और बस इनकी स्पीड या जिस एंगल से वे स्पिन करते हैं उसे एडजस्ट करके वे उस मोमेंटम को आईएसएस में ट्रांसफर करते हैं और इस तरह पूरी चीज मूव होती है और इसे सही दिशा में धकेलते हैं। इसे बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, जहां एक इंसान एक रोटेटेबल चेयर में बैठा है एक रोटेटेबल व्हील के साथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अनुसार सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। इसलिए अगर व्हील में एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है तो ये उस मोमेंटम को आप और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर ट्रांसफर कर देता है। तो आईएसएस पर मौजूद ये 4 कंट्रोल मूवमेंट जायरोस्कोप्स पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मूव कर सकते हैं और उस मूवमेंट को करने के लिए प्रोपेलेंट की एक भी बूंद का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन वे बिजली का यूज जरूर करते हैं, जैसा कि बोर्ड में मौजूद मोस्टली हर एक इक्विपमेंट्स करते हैं। आईएसएस की टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 75 से 90 किलोवाट है, जिसकी आपूर्ति के लिए इंजीनियर्स चतुराई से सूर्य की प्रचंड शक्ति का उपयोग करते हैं। स्पेस स्टेशन अपनी सारी बिजली बड़े बड़े सोलर पैनल्स को यूज करके सूरज की रोशनी से बनाता है। ये पैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे स्पेस स्टेशन को रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और लगभग 120 किलोवाट की पर्याप्त बिजली बनाते हैं, जो 40 घरों को बिजली दे सकती है। मैक्सिमम पावर पाने के लिए इन्हें हमेशा सूरज को फेस करना पड़ता है, जो स्पेशल गिम्बल जॉइंट्स के जरिए हो पाती है। आईएसएस में बिजली को हर वक्त चालू रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना एस्ट्रोनॉट्स मर सकते हैं। ये हमारे घरों में पावर कट की तरह नहीं है, जहां आपने टॉर्च या मोमबत्ती जला दी और गुजारा कर लिया। स्पेस में स्टेशन धूप में है या छाया में है, इस पर निर्भर करते हुए तापमान जमा देने वाली से लेकर झुलसाने वाली हो सकता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आईएसएस पर आपको कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर मिल सकता है? डायरेक्ट सनलाइट में ये +250 डिग्री और छांव में -250 डिग्री तक हो सकता है। अगर स्टेशन की बिजली चली जाती है तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और एस्ट्रोनॉट्स सीरियस डेंजर में पड़ जाएंगे। इसलिए ये फैक्ट कि स्टेशन 1,77,000 घंटों से भी ज़्यादा टाइम से खुद को बिजली दे रहा है एक बड़ी बात है। इसका मतलब है कि एयर कंडीशनिंग को हर समय चालू रख सकते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा के लिए जरूरी है। स्पेस स्टेशन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाना एक बड़ी चुनौती है। अंदर बहुत सारे लोग और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ वे खूब सारा हीट जनरेट करते हैं। अगर ये गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये स्पेस स्टेशन को एक डेडली ओवन में बदल सकती है। इसलिए स्पेस स्टेशन को ठंडा करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर हम जिन सामान्य तरीकों से चीज़ों को ठंडा करते हैं, जैसे पंखे या एयर कंडीशनिंग को यूज़ करते हैं, ये मेथड्स स्पेस में काम नहीं करते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को एक अलग तरीका अपनाना पड़ा। वे लिक्विड कूलिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, जिसके सर्कुलेशन से रेडिएटिंग हीट को स्पेस स्टेशन से बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन लिक्विड कूलिंग सिस्टम में यहाँ पानी को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पेस में जम जाएगा। इसके बजाय वे लिक्विड अमोनिया को यूज़ करते हैं, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट पानी से कई गुना कम होता है। स्पेस स्टेशन में पाइपों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो गर्मी तो सोख लेता है, लेकिन वे पानी ले जाते हैं। सीक्रेट ये है कि पानी एक्सचेंजर से होकर गुजरता है, जहां अमोनिया कैरिंग पाइप गर्मी को आईएसएस के बाहर ले जाते हैं। विशाल रेडिएटर फाइनली इसे स्पेस में डिसिपेट कर देते हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ पानी भी जीवन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, और स्पेस में तो ये और भी ज़्यादा क्रूशियल बन जाता है। यही कारण है कि स्पेस स्टेशन के इंजीनियर्स ने जितना पॉसिबल हो उतना पानी का रिसाइकिल करना टॉप प्रायोरिटी बना दिया है। उनका एम स्टेशन पर मौजूद सभी पानी को रिसाइकिल करना है, जिसमें हवा में मौजूद पानी और यहाँ तक कि यूरिन भी शामिल है। तो ये रिसाइकलिंग सिस्टम काम कैसे करता है? वेल, सबसे पहले हवा में वाटर वेपर को कलेक्ट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में वाटर वेपर कहाँ से आ गया? जब एस्ट्रोनॉट सांस लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो ये वाटर वेपर व्यक्तियों से ही आता है। तो ये वाटर वेपर वहाँ पर मौजूद हवा में रहता है और एक मॉड्यूल के थ्रू लगातार हवा को वेंटिलेट किया जाता है, और फिर हवा से वाटर वेपर को एक कंडेंसर में कलेक्ट किया जाता है। इस तरह पानी के हर बूंद को बचाया जाता है, यहाँ तक कि यूरिन को भी रिसाइकिल किया जाता है। जब एस्ट्रोनॉट्स को रेस्टरूम यूज़ करना होता है तो वे एक स्पेशल सिस्टम को यूज़ करते हैं जो यूरिन को सक कर लेती है।
फिर ये कलेक्टेड यूरिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले किसी भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को मारने के लिए यूरिन को ट्रीट किया जाता है। फिर इसे डिस्टिल किया जाता है, यानी इसे उबाला जाता है, जिससे वेस्ट को अलग किया जाता है। उसके बाद ये एक फिल्टर से गुजरता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सुपर क्लीन है। उसके बाद ही फाइनली कुछ पानी पीने के लिए तैयार होता है। इस तरह ISS 98% तक के पानी को रिसाइकिल करने में कैपेबल हैं। इनफैक्ट स्पेस स्टेशन का पानी पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकांश बोतलबंद पानी की तुलना में काफी स्वच्छ होता है। ये वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम स्पेस स्टेशन पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग स्पेस ट्रिप्स के लिए और भी इम्पोर्टेंट होगी। अर्थ और ISS के बीच कम्युनिकेशन स्टेशन को कंट्रोल करने और एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये फ़ोन कॉल करने जितना आसान नहीं है। रेडियो वेव्स जिनका यूज़ हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, वे अर्थ के आर पार नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ISS अक्सर कंट्रोल स्टेशन से अर्थ के दूसरी ओर होते हैं। इसीलिए ISS कम्युनिकेशन के लिए मोर एडवांस सिस्टम को यूज़ करता है। हमारे पास पृथ्वी के चारों ओर हाई ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स हैं जो मिडलमैन के रूप में काम करते हैं, जो ISS और अलग अलग कंट्रीज में मौजूद ग्राउंड बेस के बीच मैसेज रिले करते हैं। ये ग्राउंड बेस मिशन कंट्रोल की तरह स्टेशन को मॉनिटर करते हैं और वीडियो फीड और अन्य डेटा को यूज करके एस्ट्रोनॉट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। वे देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप पर ISS कहाँ है और यहाँ तक कि उस एरिया में दूसरे स्पेसक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं। इन सभी मेथड्स की वजह से ISS की अर्थ से लिमिटेड डिपेंडेंसी हो पाती है, जो हमें फ्यूचर इंटरप्लैनेटरी स्पेस ट्रैवल के लिए प्रोत्साहित करता है। और इतने महंगे ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के पीछे का मकसद ये है कि ISS बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और कई दूसरे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए एक यूनिक माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में प्रगति होती है। और ये ह्यूमन बॉडी पर स्पेस ट्रैवल के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का अध्ययन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जो फ्यूचर के डीप स्पेस मिशंस के लिए जरूरी है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।